तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको बोर्ड को मिटाते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सेम कंडीशन उसमें भी, जिस तरह से हम लोग को इसका भी इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास है रिएक्टेंट और ये हमें क्या देगा, ऑब्वियसली प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर अगर टाइम जीरो की मैं बात करूँ, अगर टाइम जीरो है तो रिएक्टेंट क्या होगा, वो भी जीरो होगा, आर नॉट। अगर रिएक्टेंट जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो होगा ही। अब थोड़ा कुछ टाइम बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज कि टाइम टी है, तो जो रिएक्टेंट होगा वो आर टी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ होगा, तो पी टी मान लेते हैं। अब फिर से हमको उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लॉ निकालना है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। अब डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, अब इस बार मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर माइनस, अब यानी इसका इसमें रिएक्टेंट में क्या होता है, माइनस लगाते हैं, यानी कि घटता है रिएक्टेंट, इसलिए माइनस लगाते हैं। और अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक ना। तो ये वैसे आप अगर रेट ऑर्डर का, इस पर रेट लॉ का अगर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, अगर वो आप लोग को देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और वहाँ पर मैंने रेट लॉ के बारे में बता दिया क्या क्या लगता है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब कुछ के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं। अब इसको हम मतलब ये भी लिख सकते हैं क्या कि माइनस का डी कंसंट्रेशन क्या है हम लोग का, आर है, ठीक, और बाय डी टी। और ये जो आर वगैरह है ये हम एज्यूम के, यहाँ पर आप ए से बी भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी। यहाँ पर हम लोग आर और पी का लिए हैं, रिएक्टेंट का आर उठा लिए हैं, प्रोडक्ट बी लिए हैं, बट ऐसे ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया रेट लॉ निकल गया, हम लोग को पता है रेट लॉ निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, रेट ऑर्डर का। तो रेट ऑर्डर हम लोग को पता है, इसमें भी जीरो में भी हम लोग को पता था किस किए थे। तो होता है स्मॉल आर इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ जो भी पावर एन लगा रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम अच्छे से अब लिख दें ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कि कंसंट्रेशन क्या है, हम लोग रिएक्टेंट को मानते हैं रिएक्टेंट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर कितना, 1 है, ठीक है। तो अब जीरो का केस में क्या लिए थे, जीरो लिए थे, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के और आर। अब यहाँ पर इसलिए क्योंकि किसी पावर 1 रहेगा तो वो तो आर ही रहेगा, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2, एंड इससे पहले इक्वेशन था ये 1 हो गया। अब हम लोग फिर से उसी तरह क्या करना है, इक्विट करना है सबको। अब इक्विट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक, एंड वी गेट अब हम लोग क्या मिलने वाला है, तो इसको सबसे पुट करते हैं। तो माइनस कर डी कंसंट्रेशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू, अब यहाँ पर रेट ऑर्डर क्या है, के आर, ठीक, के आर आ गया। अब फिर से वही बात है, हम लोग को यहाँ पर डिफरेंशिएशन मिलने का, और इस डिफरेंशिएशन को क्या करना है, हमको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। बट उससे पहले एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर है, सेम वेरिएबल चीज़ को क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं डी आर, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाय, और अगर मैं आर को इस साइड लेगा, यानी कि आर को इस साइड लेगा गया, आर इधर हो गया, और अगर ये डी उधर चलेगा यानी कि इंटू डी टी, तो क्या कोई चेंज आया, बात तो सेम ही है, बस हम क्या कि जगह को इंटरचेंज कर दिए हैं। तो क्या कि यहाँ पर आर को उठा करके यहाँ पर डाल दिए हैं और डी टी को उठा के यहाँ डाल दिए। ये इसलिए क्योंकि ये आर और ये आर मैच कर रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ हम कर दिए हैं, और पूरा इक्वेशन को फिर से हम माइनस से इंटू कर देते हैं, यानी कि इसको भी माइनस से इंटू कर दिया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक ना। तो अब इतना तक प्रोसेस अगर समझ में आ चुका होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाना, और इंटीग्रेशन क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन इसलिए लगाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिए हैं। अब हम लोग एक थर्ड टर्म्स है, वो अगर समझना होगा, बहुत सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट उसको पता नहीं होगा, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्या होता है, अगर आप लोगों को पूछ देगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, इसका क्या होता है वैल्यू, ये होता है लॉग ई, लॉग बेस ई। तो इसको हम एल एन लिखते हैं, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोअर लिमिट अपर लिमिट हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के केस में भी लगाए थे, तो लगा लेते हैं यहाँ पर। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, आर नॉट, और अपर लिमिट आर टी, ठीक ना। और टाइम के केस में टाइम जीरो था एंड टाइम टी हो गया, ठीक, ये हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन खत्म करता है, और ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एल एन, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, एल
ln का क्या हो जाएगा r लिमिट से अपर लिमिट माइनस कर यानी कि rt से माइनस r0 हो गया। ठीक, ये देखिए क्या किया ln और rt r मतलब लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ कर दिए, तो ये होगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये जो d है ये d को d से काट देगा यानी कि डिफरेंस इंटीग्रेशन काट देगा, बचा क्या माइनस का k, और यहाँ पर अगर t और t का अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ t लिख देता हूँ, इसलिए लेट्स सपोज कि आपको t माइनस 0 करना है तो वो क्या आएगा t आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम t लिख दें, यहाँ पर उतना लंबा प्रोसेस है, एक नहीं तो और एक स्टेप बढ़ जाएगा, उससे अच्छा हम इसको डायरेक्ट मिटा देते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो गया। एंड हम लोग को अब क्या करना है कि इनको हम लोग को ये अब तो हम लोग के पास आ ही गया है लिटरली। अब क्या करना है, इस k को इधर कर देना है, k इक्वल टू ln rt माइनस r0 बाय टी, और ये आ गया इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी इजी था ना, होप कि समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो यह देख सकते हैं हम लोग एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लिए हैं, R से R पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और R0 मतलब टाइम 0 में R0 हुआ, फिर प्रोडक्ट 0 ही होगा, तो कुछ टाइम के बाद RT लेट्स सपोज की, तो RT और PT हो यानी कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा, तो हम लोग उसको एज्यूम RT कर दिए। हम लोग यहाँ डिफरेंशियल रेट लॉ निकालना है। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, माइनस d कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, R है, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर रेट ऑर्डर यहाँ निकालना है, तो रेट ऑर्डर इक्वल क्या होता है, R इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ पावर n, और R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के निकालने का कंसंट्रेशन क्या है, R है, तो ये हो गया R इक्वल टू KR, यानी कि ये हम लोग को इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। और हम लोग इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड वी गेट यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, मतलब कि सो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू KR, जो हम लोग इसको पुट कर दिए वहाँ पर। अब हम लोग क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर दिए, इसलिए क्योंकि सेम जो है ये है, मतलब इसको हम एक जगह लाने के लिए, तो R को इधर लेकर आ गए और dt को इधर लेकर चले गए, ठीक ना। तो यहाँ पे आप हम लोग को यहाँ पे क्या है डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग को खत्म करना है, तो इंटीग्रेशन लगा दिए। तो अब इसको उसके बाद इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या होगा, एक हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इक्वल टू log e होता है, जो कि ln लिखा जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना बहुत ही ज़रूरी, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। तो लोअर लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट लगा दिए, जो कि सबसे पहले R0 था, फिर घटा, फिर RT हो गया, यानी कि सबसे पहले ये था लोअर, फिर RT हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर टाइम का केस में 0 और t लगाए, और फिर ये d से ये डिफरेंसेस से इंटीग्रेशन कट गया, और बाकी इसका तो ब्रैकेट में पता है ln हो जाता है। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस का k और t बचा, तो और उसका k इक्वल इतना बार इतना हो गया, और आपके पास ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको थोड़ा ज़्यादा बार देखने से आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक था, एंड फर्स्ट ऑर्डर, और बाकी एग्जाम में और कुछ पूछता नहीं है, या NCERT तो यही, और हो सकता है ग्रेजुएशन वगैरह में पूछे कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, पता नहीं। बट हम लोग को जो 12th में पढ़ना है बस फर्स्ट 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो कि मैंने बता दिया है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एंड आई होप कि समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडी, कीप मोटिवेटेड, गुड बाय, टेक केयर।